चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में तो ये कार्बोनेट्स कंपाउंड स्टार्ट किए थे एंड वी वर स्टडीइंग अबाउट कार्बन कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, मास क्या था, है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी और कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है। तो वहां हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि आयनिक बॉन्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, व्हिच इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, जहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनेगा। दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड बन जाएगा। ये अपन मेटल नॉन मेटल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट कार्बन इस टाइप की बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे वो शेयरिंग करते हैं। इफ इट इज शेयरिंग अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद समवन, है ना, तो उसको अपन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा होगा तो डबल, और ऐसे ही ट्रिपल। ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस वन बॉन्ड, और उस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। मतलब वो किस टाइप का होता है, म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं कि जो शेयर्ड पेयर है वो किसी एक ही ने दे दिया। दोनों उस शेयर्ड पेयर में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं और वो दोनों दोनों के, हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए थे, सिंगल के भी, डबल के भी और ट्रिपल के भी। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेड डाल दिए थे ना, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब ऐसा क्या है कार्बन में जिसके कारण हमारी अलग केमिस्ट्री होगी कार्बन की। हमने डिस्कस कर लिया था, एक टेट्रावैलेंसी, एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन और एक कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज। ठीक है, उसको लिख भी लेते हैं। चलो तो लिखना, cause of formation, cause of formation, cause of formation of large number of compounds, cause of formation of large number of compounds by carbon can be explained as follows, can be explained as follows, can be explained as follows, can be explained as follows. First point लिखना, first point can be explained as follows. फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखेंगे, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स with other carbon atoms, with other carbon atoms. Carbon can form bonds with other carbon atoms. Stop. This property of carbon is known as, this property of carbon is known as, this property of carbon is known as catenation, is known as catenation, is known as catenation. Catenation, catenation, full stop. Because of catenation, because of catenation, because of catenation, carbon can form, because of catenation, carbon can form a long chain. Carbon can form a long chain while making bond with other carbon atoms. While making bond with other carbon atoms. While making bond with other carbon atoms. ठीक है, ओके। एक और लिखना है, इसी में ही कंटिन्यू करना, एक सेंटेंस और लिखना। कैटिनेशन इज आल्सो नोन एज सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन इज आल्सो नोन एज सेल्फ लिंकेज, is also known as self linkage.
सेकेंड पॉइंट, ये तो पहला वर्सटाइल नेचर हो गया जो कार्बन के पास है, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड लिखना टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता, टेट्रावैलेंसी हाइफन डाल के लिखेंगे। ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ 4, ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ 4, ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ 4, carbon is capable of, due to the valency of 4, carbon is capable of bonding, capable of bonding or pairing with, or pairing with 4 other carbon atoms, 4 other carbon atoms, or with the atoms of some other, or with the atoms of some other, or the atoms of some other monovalent elements, some other monovalent elements. मोनोवैलेंट एलिमेंट क्यों लिखे? अगर आप 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाने बोल रहे हो, ध्यान देना यहाँ पे, 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाने बोल रहे हो सकता है कार्बन चारों बॉन्ड चारों कार्बन के साथ ही बना ले, ये भी पॉसिबल है, या फिर वो ऐसे किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए जो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी 1, जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, राइट। आयोडीन की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये चारों की वैलेंसी 1 होती है। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। हाइड्रोजन एक गेन करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, इसलिए ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट, ये भी और ये भी मोनोवैलेंट। पर अगर कार्बन मान लो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, तो इसको 2 चाहिए ना, तो बिकम 8, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हुआ तो विल कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब कार्बन 2 ही और के साथ कनेक्ट हो सकता है, अब 4 के साथ कनेक्ट नहीं होगा कार्बन, क्योंकि उसने ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 बॉन्ड बना ली, तो बची कितनी और बॉन्ड, 2 ही बची ना, तो अब वो किसी ऐसे के साथ बना लेगा, समझ रहे? तो अभी ये मोनोवैलेंट नहीं है, ये डाइवैलेंट है। तो अभी इसलिए आपको 4 नहीं दिख रहा होगा, 4 अलग एटम नहीं दिख रहे होंगे, पर बॉन्ड तो 4 है ना, और एक डबल है और 2 सिंगल है, मिला के 4 बॉन्ड तो हुई ना। तो प्रॉपर्टी ये है टेट्रावैलेंसी का मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। अब वो 4 अलग अलग एटम हो सकते हैं, चारों कार्बन भी हो सकते हैं, चारों जो अलग अलग एटम है वो सारे मोनोवैलेंट होने चाहिए, तभी चारों कनेक्ट हो पाएंगे। अगर 3 कनेक्ट हो रहे हैं मतलब एक ना एक डाइवैलेंट है, तो इस केस में ऑक्सीजन डाइवैलेंट है और बाकी दोनों मोनोवैलेंट है, तभी 3 कनेक्ट हुए। क्लियर? ठीक है, फुल स्टॉप। इसी पे एक लाइन और लिखना, इट ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ, इट ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो कनेक्ट होता ही है, but it also forms compounds with, carbon also form, yeah, it also forms compounds with oxygen, oxygen, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब देखो जैसे नाइट्रोजन का कनेक्ट होगा ना कार्बन, तो कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड लगती है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन का ट्राइवैलेंट एटम, नाइट्रोजन क्या है ट्राइवैलेंट एटम है, N3 नेगेटिव इसका चार्ज है, O का O2 नेगेटिव था, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 थी, इसकी वैलेंसी 3 है, N3 नेगेटिव। अब कार्बन इसके साथ अगर कनेक्ट हो तो कार्बन तो इसी के साथ 3 बॉन्ड बना लिया, तो अब एक और एक एटम बस कनेक्ट हो सकता है, वो भी मोनोवैलेंट का। अब तो आप इसमें ऑक्सीजन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड बनानी पड़ेगी, तो कार्बन तो बस एक ही बॉन्ड बनाने लायक बचा है बस, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो इस ये हो गए, ये भी इसका भी टेट्रावैलेंसी अभी भी हो रहा है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे कनेक्टेड एटम 2 ही है, यहाँ पे कनेक्टेड एटम 3 है और यहाँ पे 4 एटम कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल डबल भी बना रहा है कार्बन,
ये हमारा अगला पॉइंट है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। क्लियर है? ये लिखिए, क्या क्या लिखियो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉमा सल्फर एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट, कार्बन कैन मेक सिंगल, कॉमा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन कैन मेक सिंगल, कॉमा डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये भी एक इसका यूनिक या वर्सटाइल नेचर है कार्बन का। मतलब वही दो कार्बन के तीन टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, विथ सिंगल बॉन्ड, विथ डबल बॉन्ड, विथ ट्रिपल बॉन्ड। मतलब दो कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करो, या डबल के थ्रू, या ट्रिपल के थ्रू, हो गया ना, तीन कंपाउंड तो यही हो गए। इस सबकी लंबी लंबी चेन भी बनेगी, तो और कितने सारे कंपाउंड हो जाएंगे। तीन कार्बन का कंपाउंड बन सकता है, चार कार्बन का कंपाउंड बन सकता है, 10 कार्बन का कंपाउंड बन सकता है, 100 कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं। तो ऐसे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन। इनकी ये तीन चार प्रॉपर्टी को यूज करके चार एलिमेंट लगाना है, चार अलग अलग लगाते हो तो अलग अलग कंपाउंड बनता जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यहाँ आयोडीन की जगह हटा के क्लोरीन लगा दूं, ये अलग कंपाउंड बन गया। यहाँ पे क्लोरीन की जगह हटा के ब्रोमीन लगा दूं, ये अलग कंपाउंड बन गया। है क्लियर? तो इस तरीके से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। दैट इज वाई इसकी केमिस्ट्री अलग कर दी गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था ना कि पहले ऐसा बिलीव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड ओनली फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पर अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इतने सारे कंपाउंड बन गए ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी ये भी एक कार्बन की प्रॉपर्टी है। फिर अपन इसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंटर करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है। टिल नाउ वी हैव नॉट स्टडीड या वी हैव नॉट स्टार्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एलोट्रॉपी ये भी एक फिनोमिना है। एलोट्रॉपी इज अ फिनोमिना जो जो कार्बन शो करता है, और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स और शो करते हैं। एक्चुअली एलोट्रॉपी का मतलब होता है कार्बन नेचर में अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में अवेलेबल है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में अवेलेबल है। लाइकवाइज फॉस्फोरस के भी अलग अलग टाइप के फॉस्फोरस आते हैं, तो उनको अपन एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस बोलेंगे। तो एलोट्रॉप का मतलब क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। जैसे डायमंड हार्ड है तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, और वही कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइट सॉफ्ट स्लिपरी होता है, जिसे हम ग्रीस बनाते हैं। ग्रीस, ग्रीस सुना है ना, लुब्रिकेशन के लिए अपन ग्रीस यूज करते हैं, जिससे आप फ्रिक्शन कम कर सकते हो। तो बना दोनों कार्बन का ही, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है, तो उसी को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन करना इसको, एलोट्रॉपी को। एलोट्रॉपी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी allotropy is defined as the property by which an element can exist by which an element can exist in more than one form, in more than one form, in more than one form, that are physically different। वो फॉर्म्स फिजिकली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, which are physically different, that are physically different but chemically similar, but chemically similar, but chemically similar। डेफिनेशन समझ में आ रही है?
एलोट्रॉपी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो एक से ज्यादा रूप में रह सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में रह सकता है नेचर में, बट वो फॉर्म्स आपस में फिजिकली डिफर करेंगे एक दूसरे से स्ट्रक्चर वाइज, बट केमिकली वो सेम होंगे। समझ रहे हैं? मतलब ग्रेफाइट और डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, केमिकल रिएक्शंस एक जैसा शो करेंगे, बट फिजिकल बिहेवियर दोनों का अलग अलग है। एक स्लिपरी है, सॉफ्ट है, तो दूसरा हार्ड है। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा था, याद है? हमने नॉन मेटल के एक्सेप्शन में लिखा था कि ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, बट डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक नहीं होंगे फ्लो करने के लिए कोई चाहिए ना, अदर वी नीड आयंस और वी नीड इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट कंपाउंड में ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आयंस होते हैं, तभी कोवेलेंट कंपाउंड में हमने लिखा था कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वहां पे आयंस है जो फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, but there are no free ions or free electrons in a covalent compound in non-metals, but graphite being an exception, इसके स्ट्रक्चर के कारण, फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है? ये तो एलोट्रॉपी होगी जो कि बहुत लोग शो करते हैं, हमको कार्बन का एलोट्रॉप करना है, ठीक है? तो सब डालना या किसी में लिखना, कार्बन एग्जिस्ट इन कार्बन एग्जिस्ट इन कार्बन एग्जिस्ट इन 3 form. Carbon exists in 3 forms. 3 forms. फर्स्ट लिखना क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब थोड़ा क्रिस्टल बनाएगा, तो उसमें हाइफन डाल के ग्राफाइट एंड डायमंड। एग्जाम्पल। सेकेंड है एमॉर्फस फॉर्म। इसमें लिखना कोक एंड चारकोल। कोक एंड चारकोल। और थर्ड लिखना फुलरीन। FULLERENE। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेना, बकमिंस्टर फुलरीन। हाँ, फुलरीन में ना हमें इन तीन के बारे में ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, ग्राफाइट, डायमंड एंड फुलरीन, ठीक है? पहला डाल दो डायमंड। डायमंड डायमंड इसमें लिखना, इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। It is a colorless, transparent substance with extraordinary brilliance. It is a colorless, transparent substance with extraordinary brilliance, shiny, due to its high refractive index. याद है किसी को refractive index कितनी की डायमंड? वेरी गुड। का क्वेश्चन भी था ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस? और बोल रहे कि डायमंड में लाइट की स्पीड एयर की स्पीड से 1/2.42 टाइम्स होगी, कम होगी मतलब। हाँ, तो द कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज क्वाइट हेवी। इट इज क्वाइट heavy. It is quite heavy and the hardest substance ever known.
and the hardest substance, natural substance, hardest natural substance ever known. Hardest natural substance ever known. Next point में, it does not conduct electricity. It does not conduct electricity due to the absence of free electrons. Due to the absence of free electrons. Due to the absence of free electrons. Agla, next point. It has high thermal conductivity. It has high thermal conductivity. Thermal conductivity का मतलब heat conduct करेगा. It has high thermal. It has high thermal conductivity and melting point. High melting point and high melting point and high melting point. Okay. And last point, it burns on strong heating to form carbon dioxide. It burns on strong heating to form carbon dioxide. Form carbon dioxide. Okay. इसका स्ट्रक्चर जो रहता है ना, एक लाइन उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना. It has a network type of structure. It has a network, last point है diamond है. It has a network type of structure in which every carbon atom is bonded to, in which every carbon atom is bonded to four other carbon atoms. Four other carbon atoms. Four other carbon atoms. Now, सर आप लोग को दिखाया था क्या इसका स्ट्रक्चर? नहीं दिया है. तो सबसे लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर, जहां पे हर एक कार्बन 4 और कार्बन से अटैच है. ठीक है, ऐसा हर कार्बन का तो एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है. एक 4 से कनेक्टेड है, फिर वो चारों 4 से और कनेक्टेड होंगे, तो 16 हो गए, फिर वो 16 4 से और कनेक्टेड होंगे, तो 64 हो गए. लाइकवाइज इनका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस. ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, जहां पे एक कार्बन 3 ही से कनेक्टेड है. दिख रहा है आपको, एक इधर और एक इधर. एक लेयर में है, प्लेनार स्ट्रक्चर है. हेक्सागन दिख रहे हैं आपको, हेक्सागन इस टाइप का कनेक्टेड है ना. एक हेक्सागन, फिर ये दूसरा हेक्सागन, ये तीसरा हेक्सागन. तो इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3. तो यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से ही अटैच है, तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ खाली घूम रहा है. कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना बैलेंस शेल में, उसने 3 के साथ मिलके 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया. तो वो एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर, एज अ एक इलेक्ट्रॉन एज अ लोन इलेक्ट्रॉन घूमता है, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता है, which can conduct electricity. That is why graphite is able to conduct electricity, but diamond is not. ऊपर से ग्राफाइट की एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, उनके बीच में एक वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है, जिसको अपन कहते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स. ये सबसे वीक अट्रैक्शन होता है किसी भी दो बॉडी के बीच में. जस्ट लाइक जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना, कि मेरे और वैभव के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मैं वैभव को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और वैभव मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होता है, उन तीनों के बीच में भी क्या कहते हैं. ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होता है कि आप लोग अट्रैक्ट होकर आके चिपक नहीं रहे मुझसे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ग्राउंड से चिपके हुए. ग्राउंड ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना आपको,
अल्टीमेटली वॉन डेर वाल फोर्स भी ऐसा ही फोर्स होता है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है, जो कि वीक नेचर का होता है। गैस में वो बहुत वीक होता है, लिक्विड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझे ना कि सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, लिक्विड में दे आर लूजली पैक्ड, गैसेस में तो और लूजली पैक्ड। तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। वही चीज है कि एक लेयर ऑफ हेक्सागन और दूसरे लेयर ऑफ हेक्सागन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दैट इज व्हाई वो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप हो सकती है। दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक ग्रीस। ग्रीस स्लिपरी होता है, समझ रहे ग्रेफाइट का नाम। और एक थर्ड वाला आपका फुलरीन है। फुलरीन में 60-70 कार्बन का ऐसा कुछ शेप बनता है, तो ये सॉकर बॉल जैसा शेप बना है आपका। हाँ C60 60 कार्बन है इसमें, जिनमें कुछ कार्बन हेक्सागन्स बना रहे, दिख रहा है एक हेक्सागन, और कुछ कार्बन पेंटागन बना रहे हैं। जैसे इसके ऊपर वाला देखो 1 2 3 4 5 पेंटागन दिखा। हाँ, अगर वो नहीं दिखा तो नीचे वाला देखो, फिर ये हेक्सागन और फिर ये नीचे वाला पेंटागन दिख रहा है। हेक्सागन और पेंटागन की अलग अलग रिंग है जो एक सॉकर बॉल के फॉर्म में प्लेस्ड है, ठीक है। ये डायमंड के बारे में समझ में आ गया पॉइंट। अब ऐसे ही ग्राफाइट का लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन डालो। इसका स्ट्रक्चर की जगह छोड़ेंगे, आप लोग की बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, इतनी जगह छोड़ देना तकरीबन 6-7 लाइन की, और डायमंड का डायग्राम बनाएंगे। या फिर एक ऐसा ही पूरा लंबा छोड़ दो, वहां पे डायमंड ग्राफाइट क्रिस्टल फुलरी क्यों बना देना। फुलरी नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, बट डायमंड ग्राफाइट चाहिए, तो इतना जगह छोड़ देना। इतने में आजू बाजू में आ जाएगा ग्राफाइट और डायमंड। जैसे यहाँ बना हुआ है ना भाई, ऐसा बना हुआ है ना, तो इतनी जगह छोड़ दो बुक में, कॉपी में अपनी, ठीक है। इसको बुक से देख के आप लोग बना लेना, बुक में दिया होगा, ठीक है। चलो ग्राफाइट के बारे में लिखते हैं, देखो हाइफन डाल लो, ग्राफाइट हेड डाल के हाइफन डालो, दिखाओ। इन ग्राफाइट इन ग्राफाइट इन ग्राफाइट each carbon atom is bonded to 3 other. In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. 3 other carbon atoms in the same plane. In the same plane. 3 other carbon atoms in the same plane. Same plane का मतलब है कि जैसे अगर ये कार्बन यहाँ पे है, तो यही इसी प्लेन में 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इधर एक इधर, इन द सेम प्लेन। ऊपर नीचे नहीं बनाएगा, तो बना दिया मतलब प्लेन चेंज हो गया ना, समझे। बट डायमंड तो पूरा ऊपर नीचे सब बना रहा है, मतलब डायमंड का स्ट्रक्चर 3D है। डायमंड इज अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, क्या लिखिए, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving hexagonal layers. Giving hexagonal layers. Giving hexagonal layers. Hexagonal layers. एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर होगी, और those layers are attached by van der Waals force, जो अपन अभी आपको अपन दिखाया, ठीक है। layers held together by layers held together by weak van der Waals force. Weak van der Waals force. Forces लिख सकते हो, forces accounting for softness. Accounting for softness. इसके कारण ही ग्राफाइट सॉफ्ट है, बिकॉज उनके लेयर्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? वहीं पे डायमंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, दैट अकाउंट्स फॉर टफनेस, ठीक है। दैट अकाउंट्स फॉर डायमंड्स टफनेस। और यहाँ पे van der Waals फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनेस ऑफ ग्राफाइट। क्लियर है? चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। इट इज अ, पहला पॉइंट, वहां अपन ट्रांसपेरेंट लिखे थे,
है ना, ट्रांसपेरेंट लिखे थे ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। तो यहां लिख रहे हैं अपन, इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, इट इज अ ग्रेइश ब्लैक opaque substance. Second point, it is lighter than diamond. It is lighter than diamond. It is lighter than diamond, comma, feels soft and slippery to touch. Feels soft and slippery to touch. Feels soft and slippery to touch. Next point में, it is a good conductor of electricity. It is a good conductor of electricity. It is a good conductor of electricity due to the presence of free electrons. It is a good conductor of electricity due to the presence of free electrons. Due to the presence of free electrons, but bad conductor of heat. But bad conductor of heat. तो ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो डायमंड से अलग थी। डायमंड में सब अपोजिट पॉइंट लिखे अपन, वहां पर लिखिए कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, यहाँ पर लिखिए ये बैड कंडक्टर है हीट का। फिर हमने वहां लिखा है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, यहाँ हमने गुड कंडक्टर लिखा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है, समझ रहे हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो लास्ट पॉइंट उसमें क्या लिखे थे, देखो एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड वाला कुछ पॉइंट लिखे हैं क्या, इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ वो पॉइंट सेम रहेगा, लिख लो पॉइंट वो भी, इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। It burns on strong heating to form carbon dioxide. ठीक है, इसका डायग्राम तो बना ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लिखना, फुलरीन्स। फुलरीन्स, FULLERENES, फुलरीन्स। उसका हाइफन डाल के लिखो इसमें। It forms another type of carbon allotrope. It forms another type of carbon allotrope. It forms another type of carbon allotropes. It forms another type of carbon allotropes. उसका the first one was identified, तो पहला डिस्कवर हुआ था। The first one was identified to contain, the first one was identified to contain 60 carbon atoms. 60. The first one was identified to contain 60 carbon atoms in the shape of 60 carbon atoms in the shape of a football. 60 carbon atoms in the shape of a football. ब्रैकेट में C60 लिखना है, ऐसे C60। ठीक है, it was named as Buckminster fullerene. इसको जियोडेसिक बोलते हैं, जियोडेसिक डोम। हाँ, उसके जैसा ही दिखता है ना, इसलिए इसका नाम। और ये जो जियोडेसिक डोम जिसने डिजाइन किया था ना, इनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा बकमिंस्टर
fluorine. It was looking like a geodesic dome. Dome समझते हैं ना? तो ऐसा रहता है एक dome. Geodesic dome था, which was designed by Buckminster Fuller. इसलिए इसका नाम पड़ा Buckminster. तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर geodesic dome जैसा था. ठीक है? चलो. फुल स्टॉप. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके, जैसे अपन ने डायमंड ग्रेफाइट पे लिखे हैं. लिखवा रहा हूँ बेटा, रुक जा. खबर करना. हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखना. These are dark solids at room temperature. These are dark solids at room temperature. These are dark solids at room temperature. Second, these are neither too hard nor too soft. These are neither too hard nor too soft. Third, these are the purest allotropic form. These are the purest allotropic forms of carbon. So graphite diamond से भी purest. Purest forms of carbon because of the absence of free valencies. Because of the absence of free valencies. Next, on burning, these produce carbon dioxide gas. These produce carbon dioxide gas. And last point, some applications of fullerenes are they can be used as lubricant. Used in medicines. Etc. और भी बैटरी की बनती है इससे. चलो नेक्स्ट आते हैं. हेड डाल लेना. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हेड डाल लो. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या है? डाल के देखो. द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. The compounds of carbon except its oxide. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, भले वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है? तो सच एज एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड्स फ्रॉम कार्बोनेट्स यानी कि Na2CO3, इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे. और बाइकार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनको छोड़ के, तीनों को छोड़ के ना, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को छोड़ दे अगर अपन, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है? नेक्स्ट एक समझ डालना. हाइड्रोकार्बन्स. नाम समझ में आ रहा है क्या होगा ये? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है. ठीक है? तो हाइड्रोजन डाल के लिखो इसमें. कंपाउंड्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ compounds formed because of the combination of
hydrogen and carbon, because of the combination of hydrogen and carbon, are known as hydrocarbons. Compounds formed because of the combination of hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. Okay. Full stop. They are regarded as the parent organic compounds. They are regarded as the parent organic compound. They are regarded as the parent organic compound, and all other compounds, they are regarded as the parent organic compound, and all other compounds are considered to be, and all other compounds are considered to be derived from them, and all other compounds are considered to be derived from them by the replacement of by the replacement of by the replacement of one or more hydrogens, one or more hydrogen atoms, one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms. One or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms. By other atoms or group of atoms. पहला ही समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं अपन? Compounds which are formed by the combination of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ये क्लियर है सबको डेफिनेशन? दूसरा क्या लिखा है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट मानते हैं. पेरेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाऊं, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 होंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन व्हिच वी कैन मेक. ठीक है. अब ये हो गया पेरेंट, एक कार्बन वाला पेरेंट. अब ये और कंपाउंड बना सकता है एक कार्बन वाला. तब हमें करना क्या होगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना पड़ेगा किसी और एटम से. जैसे कि एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ऐसा हो सकता है. देखो एक हाइड्रोजन हट गया, उसके बाद क्या आ गया? क्लोरीन. क्या आया? क्लोरीन. 2 हाइड्रोजन हट गए, उसके बाद क्या आ गए? क्लोरीन. तो ये सब कहलाएंगे कि ये इन्हीं से डिराइव हुए. ये पेरेंट है और ये इनके बच्चे हैं बोल सकते, which are derived from them. और कैसे डिराइव हुए हैं? by replacing hydrogen by another atom. नहीं, क्लोरीन एक अलग दूसरा एटम है जिसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है. ये वाला क्लोरीन एक और एटम है जिसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया. तो यही तो लिखा था. एक बार रीड करो लाइन. Organic hydrocarbons are considered as parent and all other compounds are derived from them. कैसे? By the replacement of one or more hydrogen atom, इससे by another atom या group of atoms. Group of atom का मतलब ऐसा देखो, ये तो एक एटम हुआ ना. ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ? ये H और ये H है और इसकी जगह H हटा के OH लगा. ऐसे ऐसा नहीं है कि O आके बस लगा है. H हटा है फिर OH आया. हो गया. ये हो गया ग्रुप ऑफ एटम. A group of atom has replaced hydrogen from its compound. समझ में आ रही बात? तो ये सब इसके डेरिवेटिव कहलाएंगे. डेरिवेटिव मतलब which are derived from this compound. ठीक है. हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन मेन पेरेंट होते हैं और बाकी जितने भी कंपाउंड्स है ना, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, सल्फर वाले कंपाउंड, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. क्लियर है? ठीक. हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं. एक चार्ट बनाना. हाइड्रोकार्बन ये 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली अपन इसको. एक होते हैं एलिफैटिक या इसको अपन कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स. ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब क्लोज नहीं होगी इसकी चेन. इसे इधर देखना एक बार.
ये 4 कार्बन ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं ना लाइन से, हाँ, और यही 4 कार्बन ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं स्क्वायर फॉर्म। तो ये हो गया ओपन चेन, ये हो गया क्लोज चेन। समझ रहे हैं? ये भी एक वर्सटाइल नेचर है कार्बन का कि वो अलग अलग ब्रांच और रिंग बना सकता है। ठीक है, और दूसरा लिखना साइक्लिक और क्लोज चेन, एलिफैटिक और ओपन चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, ये आगे और क्लासिफाई होंगे। ये होते हैं दो पार्ट में, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। और ये दो तरीके से होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। इतना बड़ा फिर मैं समझा रहा हूँ। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ALKANE, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपन एल्केन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, एल्कीन एंड अल्काइन। उनके नीचे ना जनरल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नीचे लिखे हैं ना, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये उनके जनरल फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कि अब इसको समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में ओपन चेन में भी कनेक्ट हो सकते हैं या क्लोज चेन में कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये हुई। ठीक है, अब एलिफैटिक में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अगर इस कंपाउंड में, अगर इस हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, all the carbons are connected to each other by a single bond only, then they are known as saturated hydrocarbon. उसमें एक में भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा होगा ना तो क्या होगा, कार्बन अपना फुल कैपेसिटी यूज करके चार चार बॉन्ड या चार चार एटम से कनेक्ट होता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था ना कि जब कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था तो उसको कम एटम मिल रहे थे। जैसे नाइट्रोजन का कनेक्ट हुआ तो सिर्फ उसको दो ही एटम मिल पाया, क्योंकि नाइट्रोजन क्या, तो उसने 3 बॉन्ड बना दी, अब एक ही बचा बॉन्ड उसके पास, तो दो ही एटम से कनेक्ट हो पाया ना, तो यहाँ अपनी पूरी कैपेसिटी यूज नहीं कर पा रहे, वरना वो 4 एटम से कनेक्ट हो सकता था, भले एक जैसे अपने जैसे किसी और के साथ, पर क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना ली तो अब ये 4 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे उसने डबल बॉन्ड बनाई तो अब ये 4 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, 3 ही के साथ कनेक्ट हो पाएगा। बट यहाँ पे उसने सिंगल बॉन्ड बनाई है तो उसके कारण वो 4 के साथ अलग अलग कनेक्ट हो सकता है, तो 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। समझ रहे हो? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सैचुरेटेड। अपनी पूरी लिमिट यूज कर सकता है। कार्बन की लिमिट क्या है कि वो 4 एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है मैक्सिमम, और वो इस केस में अपनी पूरी लिमिट यूज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात? तो उसको कहते हैं अपन एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं अपन? एल्केन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब क्या है, ये कार्बन का नंबर है, मतलब अगर n का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो आपको पहला एल्केन मिल जाएगा, दैट इज CH4। 1 लिखते नहीं अपन, वरना C1H4 लिखेंगे, 1 नहीं लिखते अपन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, CH4। अब अगर दूसरा मेंबर निकालना है तो आप n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? C2H6।
H6, ये सेकेंड मेंबर उस फैमिली का। n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो C3 क्या H8, 2 3 6 प्लस 2 8। लाइकवाइज आप एल्केन के सारे मेंबर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैटिनेशन यही तो है कि बहुत सारे कार्बन कनेक्ट हो जाते हैं, इनफाइनाइट नहीं होता, ठीक है, बट तब भी 100 150 200 कार्बन आप एक चेन में कनेक्ट कर सकते हो, वो टूटती नहीं है चेन। यही तो वर्सटाइल नेचर है कार्बन का, यूनिक नेचर है कार्बन का। समझ में आ रही बात? अब जब एल्कीन की बात करूंगा ना, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी। और जब मैं एल्काइन की बात करूंगा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। हर कार्बन कार्बन के बीच में नहीं हो सकती ना, वरना आप बोलोगे सर 2 कार्बन के बीच में तो हो सकती है, बट फिर ये और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, वरना 6 बॉन्ड बन जाएगी ना। नहीं, इस कार्बन की 6 बॉन्ड बन रही है ना, तो अगर इसके एक के साथ ट्रिपल बना ली है तो ये बाकी के साथ सिर्फ सिंगल ही बनाएगा। समझ रहे हो? अल्टीमेटली कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर 3 इधर बना चुका है तो एक ही बची ना उसके पास, तो वो एक ही बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ या किसी और के साथ, सिंगल ही बना पाएगा। ठीक है, तो एल्कीन और अल्काइन अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और इनको लिख भी लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो थैंक यू।